वेलकम बैक रॉकर्ड, स्वागत है आपका अंकल ड्रू मूवी में। तो इस मूवी की शुरुआत में हमें अंकल ड्रू नाम के एक महान बास्केटबॉल खिलाड़ी के बारे में बताया जाता है जो रकर क्लासिक में बास्केटबॉल खेला करता था। बहुत से मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर जैसे स्टीव नैश, जोए हामंड, डेमिकी मुटम्बो ये सब बताते हैं कि अंकल ड्रू कितने अच्छे खिलाड़ी थे। जेरी वेस्ट तो ये तक कहते हैं कि अंकल ड्रू उनकी वजह एनबीए लोगो बनने लायक थे। उनके टैलेंट की वजह से अंकल ड्रू और उनके दोस्त 1968 की सबसे पहली रकर क्लासिक को जीतने वाली टीम बनी। हालांकि ये सब ज्यादा दिन नहीं चला था और एक अफवाह फैलती है कि आखिरी मैच से एक रात पहले वो अपने एक साथी की गर्लफ्रेंड के साथ सोया था और इस दुर्घटना की वजह से वो आखिरी मैच में अच्छे से खेल नहीं पाया और उस मैच के बाद से अंकल ड्रू रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और वो उसके बाद कभी भी दिखाई नहीं दिए। अब दिखाते हैं कि बास्केटबॉल सीखने वाला डेक्स विंस्लो नामक एक व्यक्ति रकर क्लासिक को जीतने के लिए एक अच्छी टीम बना रहा होता है। उसकी टीम में काफी अच्छे खिलाड़ी होते हैं लेकिन वो सभी कैस्पर नाम के खिलाड़ी पर निर्भर होते हैं। डेक्स को कैस्पर से काफी उम्मीदें होती हैं और वो उसे अपनी टीम में रखने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। जब वो एक दिन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो डेक्स का बचपन का दुश्मन मॉकी वहां पर आता है और जीतने के बारे में सोचने पर भी उसका मजाक उड़ाता है। मॉकी तो अब तक 9 में से 7 बार रकर क्लासिक की प्रतियोगिता को जीत चुका होता है और हर बार डेक्स से मिलने पर वो यही बात उसको हमेशा याद दिलाता है। डेक्स को इस साल अपनी टीम पर भरोसा होता है। हालांकि मॉकी कहता है कि क्योंकि वो इतनी बार प्रतियोगिता को जीता है इसीलिए कैस्पर जैसे अच्छे खिलाड़ी भी उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब उसकी ये बात सुनकर डेक्स थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि अगर उसके खिलाड़ी मॉकी की टीम से जुड़ना चाहेंगे तो वो उन्हें रोक भी नहीं पाएगा। फिर मॉकी के वहां से जाने के बाद डेक्स कैस्पर को अपने पास बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए। अब ये जानते हुए कि डेक्स एक जूते की दुकान में काम करता है इसलिए वो उससे महंगे जॉर्डन कंपनी के जूते मंगाता है। फिर डेक्स उससे वादा करता है कि दुकान पर नए जूते आते ही वो उसके लिए वो जूते खरीद लेगा। फिर उस रात डेक्स को अपने बचपन के बारे में एक सपना आता है और उस सपने में ये दिखाते हैं कि कैसे अनाथालय में किसी ने उसको गोद नहीं लिया था क्योंकि वो बहुत ही अकेला होता है। इसीलिए उसने बास्केटबॉल खेलना शुरू कर दिया और वो प्रैक्टिस कर करके उसमें बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ तक कि मिडिल स्कूल तक वो एक भी मैच नहीं हारा, लेकिन एक मैच में मॉकी उसके शॉट को रोक देता है जिसकी वजह से वो गेम हार जाते हैं और इस हादसे के बाद ही उसने सबके सामने अपना सम्मान खो दिया और वो अभी तक इस हादसे को भुला नहीं पाया है। वो इस घटना से इतना ज्यादा डर चुका है कि उसे उस मैच के बारे में बार बार सपने आते हैं। डेक्स अपनी गर्लफ्रेंड जैस के साथ रहता है जो भरोसा रखती है कि एक दिन डेक्स अमीर बन जाएगा और वो उसके लिए टेस्ला की एक कार खरीदेगी, लेकिन तब तक के लिए वो उसके सारे खर्चे उठाती है। उस दिन कैस्पर और उसके दोस्त उस दुकान में जाते हैं जहां डेक्स काम करता है और वो सोचते हैं कि डेक्स उन्हें नए जूते दिलाएगा जैसा कि उसने वादा किया है। उन्हें मॉकी के पास जाने के लिए डेक्स उन सभी को नए जूते दिला देता है, भले ही इनकी कीमत $1000 ही क्यों ना हो। डेक्स के कार्ड में इतने पैसे भी नहीं होते इसीलिए जैस को जूते के पैसे देने में मदद करनी पड़ती है। अब अगले दिन डेक्स बहुत ही खुश होकर बास्केटबॉल के मैदान पर टीम की नई यूनिफॉर्म देने जाता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि कैस्पर और उसके बाकी सभी साथी उसको धोखा देकर मॉकी की टीम में जाने का फैसला कर लेते हैं। और फिर डेक्स गुस्से में उनसे जूते वापस मांगता है लेकिन वो सभी जूते वापस करने से मना कर देते हैं। फिर अगले दिन खिलाड़ियों से जूते छीनने की कोशिश करते हुए डेक्स की एक वीडियो हर जगह फैल जाती है जिसको देखकर जैस बहुत ही शर्मिंदा महसूस करती है और वो डेक्स के साथ अपना रिश्ता ही खत्म कर देती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है। डेक्स कचरे वाले बैग में अपने सारे कपड़े लेकर निकलता है और अब उसके पास ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर वो रह सके। यहाँ तक कि बेघर होने के बाद भी वो न्यूयॉर्क के अलग अलग बास्केटबॉल के मैदान पर अच्छे खिलाड़ियों को ढूंढता है ताकि वो एक नई टीम बना सके। हालांकि क्योंकि उसने आज तक एक भी मैच नहीं जीता होता इसलिए कोई भी उसके लिए नहीं खेलना चाहता है। अब बास्केटबॉल के एक मैदान पर कुछ बूढ़े आदमियों को दिखाते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि नई पीढ़ी गलत तरीके से खेलती है। तभी खिलाड़ी उनकी बात सुन लेते हैं और उन्हें एक मैच खेलने की चुनौती देते हैं। शुरुआत में किसी को इस बात का यकीन नहीं होता कि बूढ़ा व्यक्ति तेज लड़कों को हरा पाएगा, लेकिन जल्दी वो सभी गलत साबित हो जाते हैं जब बूढ़ा व्यक्ति बहुत सारे गोल करता है और उन्हें यह सिखाता है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। और फिर डेक्स बूढ़े व्यक्ति के खेलने के तरीके को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है और जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि जाना माना खिलाड़ी अंकल ड्रू है। बूढ़ा व्यक्ति वहां से जाने लगता है तभी डेक्स उनसे पूछता है क्या वो उसकी टीम में जुड़ेगा। अब अंकल ड्रू पहले तो मना कर देते हैं लेकिन बाद में वो उसकी टीम में आने के लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन वो ये शर्त रखते हैं कि अगर वो उसकी टीम के सभी खिलाड़ियों को वापस लाएगा तभी वो उसकी तरफ से खेलेंगे। वो अपनी पुरानी टीम को एक बार फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि वो इस बार प्रतियोगिता को जीत सकें। इसके बाद दोनों अंकल ड्रू की वैन में बैठते हैं और उनकी टीम को वापस से इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ते हैं। उनके रास्ते में वो झगड़ते भी हैं जब अंकल ड्रू नए गानों की जगह पुराने गानों को लगा लेते हैं। अब अगली सुबह वो एक चर्च के आगे रुकते हैं क्योंकि प्रीचर नाम का एक खिलाड़ी वहीं होता है जो वहां पर एक पुजारी का काम कर रहा है।
वो दोनों अंदर जाते हैं और देखते हैं कि प्रीचर एक बच्चे को बास्केटबॉल की तरह पकड़कर उसके साथ किसी प्रथा को पूरा कर रहा होता है। अब डेक्स उसे एक लापरवाह आदमी बुलाता है और इस वजह से छोटे बच्चे की जगह प्रीचर उसके साथ प्रथा को पूरी करता है। इसके बाद अंकल ड्रू प्रीचर को बताता है कि वो पूरी टीम को वापस से इकट्ठा कर रहे हैं। फिर प्रीचर वापस सबके साथ जुड़ने की बात को सुनकर बहुत ही खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी बेटी लो उसको वापस खेलने से मना कर देती है। डेक्स और ड्रू शहर से निकलने वाले होते हैं कि तभी प्रीचर छुपते छुपते अंकल ड्रू की वैन में घुस जाता है। वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं, लेकिन बेटी लो को इस बात की खबर हो जाती है और वो अपनी गाड़ी से उनका पीछा करने लगती है। अब वो उनको लगभग पकड़ने वाली होती है कि तभी अंकल ड्रू सिग्नल तोड़ देते हैं और वहां से भाग जाता है। फिर कुछ समय बाद वो गैस भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। तभी डेक्स उनसे पूछता है कि आखिर उन्होंने 1968 में खेलना क्यों बंद कर दिया था, लेकिन उसे कोई जवाब ही नहीं मिलता। प्रीचर अंकल ड्रू से पूछता है कि क्या उसके और उसकी टीम के एक साथी बिग बेला के बीच सब कुछ ठीक हो गया है क्या, तो ड्रू इस बात का जवाब नहीं देता और कह देता है कि बास्केटबॉल का एक मैच सभी परेशानियों को खत्म कर देगा। इसके बाद वो एक गेम की दुकान में जाता है जहां उसकी टीम का एक और साथी जिसका नाम लाइट है वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है। लाइट की नजर कमजोर होती है और इसीलिए वो एक भी गोल नहीं कर पाता। अब डेक्स उसको देखकर ये समझ जाता है कि वो ऐसे खिलाड़ियों के साथ कभी भी जीत नहीं पाएगा, लेकिन अंकल ड्रू को तो सिर्फ अपनी टीम के साथ ही खेलना है। और फिर लाइट तुरंत ही उनका साथ देने के लिए हाँ कर देता है, भले ही वो मुश्किल से उनके चेहरे देख पा रहा हो। अब बूट्स नाम के अपने साथी की तलाश में वो एक घर में पहुंचते हैं और उन्हें पता चलता है कि उसे एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कई सालों से चला भी नहीं है। जब अंकल ड्रू बूट्स को भी अपनी टीम में लेने की बात पर जोर देते हैं, तब डेक्स उनकी इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाता। बूट्स की पोती माया उनका ख्याल रखती है, इसलिए उसे भी उनके साथ ही जाना पड़ता है ताकि वो उनकी देखभाल कर सके कि उसके दादा ठीक है कि नहीं। उनकी टीम का आखिरी सदस्य कोई और नहीं बल्कि बिग फेला होता है, जिसकी अंकल ड्रू के साथ कुछ परेशानी चल रही होती है। उसने टीम के टूटने के बाद से ही अंकल ड्रू से बात नहीं की है और इस समय वो बच्चों को कराटे सिखाता है। जब अंकल ड्रू बिग फेला से मिलने जाता है तो वो उसको देखकर उसके चेहरे पर मुक्का मार देता है। बिग फेला अभी भी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जिसमें ड्रू शामिल हो, लेकिन वो दूसरों के लिए टीम में जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अब टीम पूरी होने के बाद वो वापस हार्लेम क्यों निकल जाते हैं। फिर रास्ते में प्रीचर की पत्नी बेटी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन वो ज्यादा देर ऐसा नहीं कर पाती। उसके बाद वो गैस भरवाने के लिए रुकते हैं, तभी डेक्स को पता चलता है कि अब उनके पास और पैसे नहीं बचे हैं। तभी उसे पास ही में लड़कियों की एक बास्केटबॉल टीम दिखाई देती है। तभी वो अपनी टीम के ऊपर पैसे लगा देता है ये देखने के लिए कि कौन सी टीम जीतेगी। अब वो ये देखकर बड़ा निराश होता है जब उसकी टीम शर्मनाक तरीके से लड़कियों की टीम से हार जाती है। फिर मैच के आधे वक्त में डेक्स ड्रू और उसके दोस्तों को बताता है कि उन्हें ये मैच किसी भी तरह से जीतना होगा क्योंकि उसके पास अब पैसे नहीं बचे हैं। फिर भी उसकी टीम हार जाती है, लेकिन अंकल ड्रू और उसके दोस्त डेक्स की लगाई हुई शर्त के पैसे चुकाने के लिए अपने पैसे जमा कर देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग हार्लेम पहुंचते हैं तो वो सबसे पहले उस बास्केटबॉल के मैदान पर जाते हैं जहां वो अपने समय में बास्केटबॉल की प्रैक्टिस किया करते थे। ड्रू अपनी टीम के सभी साथियों के लिए कुछ न कुछ लाया होता है जिससे उसके साथियों को खेलने में मदद मिलेगी। लाइट के लिए वो ऐसे चश्मे लाया होता है जिससे उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, और बूट्स के लिए वो उसके पसंदीदा जूते लाया होता है। उन जूतों का इस्तेमाल करके बूट्स आखिरकार अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। अब प्रीचर के लिए वो एक ऐसा लॉकेट लाता है जिस पर क्रॉस बना होता है और आखिर में बिग फेला को अपने बचपन में जीती पहली ट्रॉफी उसको देता है। हालांकि वो अपने पैरों से उस ट्रॉफी को तोड़ देता है और ड्रू ने सालों पहले जो किया उसके लिए वो उसको अभी भी माफ नहीं करता। इसी दौरान डेक्स जेस के घर जाता है जहां वो देखता है कि वो आगे बढ़ चुकी है और वो अब उसके दुश्मन मॉकी के साथ रिश्ते में आ चुकी होती है। फिर वो वहां से चला जाता है और कहता है कि उसे छोड़ने के लिए उसको एक दिन पछताना पड़ेगा। फिर प्रतियोगिता के पहले मैच में वो शुरुआत के कुछ मिनट बहुत ही अच्छा खेलते हैं, लेकिन बिग फेला और अंकल ड्रू की पुरानी लड़ाई की वजह से वो मैच हार जाते हैं। और फिर मैच खत्म होने के बाद दोनों बिग फेला की पत्नी जेनिफर की कब्र के पास जाते हैं और आखिरकार उन दोनों के बीच जो भी परेशानी है वो उस बारे में बात करते हैं। और ये पता चलता है कि उस समय ड्रू जेनिफर के साथ सोया था, ये जानते हुए कि बिग फेला उससे प्यार करता है। उसने इन चीजों के लिए कभी उससे माफी भी नहीं मांगी, इसलिए ये मामला तब से बिग फेला को परेशान कर रहा है। अब ड्रू उससे कहता है कि वो भी जेनिफर से प्यार करने लगा था, लेकिन वो रात सिर्फ एक गलती थी और कुछ नहीं। आखिर में वो उससे माफी मांग लेता है और बिग फेला उसको माफ कर देता है। और जब उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है तो उनकी टीम हर एक मैच को जीतते जा रही होती है। वो अपनी टीम के जीत के जश्न को मनाने के लिए रात में क्लब में जाते हैं, लेकिन जवान लोग उन पर हंसने लगते हैं और फिर अपनी जवानी को साबित करने के लिए वो उनके खिलाफ नाचने की एक प्रतियोगिता को जीत कर दिखाते हैं। कुछ देर बाद बूट्स की पोती माया डेक्स को किस करने वाली होती है, लेकिन डेक्स थोड़ा परेशान हो जाता है और पीछे हट जाता है। बूढ़े आदमी उसको दूर से देख रहे होते हैं और उसे कभी कभार मौके का फायदा उठाने के लिए कहते हैं। उनकी टीम बहुत से मैच जीती है और सेमीफाइनल में पहुंच जाती है। अगर वो सेमीफाइनल में जीत जाती है तो उन्हें आखिरी मैच में मौकी की टीम के खिलाफ खेलना पड़ेगा।
सेमीफाइनल में आधे वक्त तक वो बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से बिग फेला को हार्ट अटैक आ जाता है और फिर वो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहां उनको पता लगता है कि उसे कुछ दिन आराम करना होगा। बिग फेला खेल से बाहर हो चुका होता है, तभी प्रीचर की पत्नी बेटी लो उन्हें आखिरकार ढूंढी लेती है और बिग फेला की जगह खेलने को कहती है। और फिर आखिरी मैच के दिन वो मोकी और उसकी टीम के खिलाफ होते हैं। मोकी और डेक्स के बीच सालों से चल रहे मुकाबले की वजह से वहां का माहौल थोड़ा तनाव भरा होता है। अब कैस्पर अंकल ड्रू का मजाक उड़ाता है, जिसकी वजह से उसकी टीम को और ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। पहले तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा खेलते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें दूसरी टीम के पॉलिटिक्स का पता लग जाता है। टीम बहुत अच्छा खेलती है और एक के बाद एक गोल करती है। तभी अचानक लाइट और कैस्पर एक खंबे से टकरा जाते हैं और लाइट का घुटना पूरी तरह से जख्मी हो जाता है, जिसकी वजह से वो खेल नहीं पाता। डेक्स तो पागल सा हो जाता है और सोचने लगता है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी अंकल ड्रू डेक्स से कहते हैं कि उसे लाइट की जगह गेम में आगे खेलना चाहिए। अब डेक्स परेशान होकर फिर आ जाता है, लेकिन उसको हारने से बहुत ही डर लगता है। वो कहता है कि जब से वो मौके से हारा है उसने तब से बास्केटबॉल दोबारा नहीं खेला, लेकिन अब कोई चारा न होने की वजह से उसको खेलना ही पड़ेगा। मोकी भी कैस्पर की जगह गेम में आ जाता है, जिसकी वजह से डेक्स के लिए और मुश्किलें बढ़ जाती है। अब इस दौरान माया और जेस के बीच एक छोटी सी बहस छिड़ जाती है। गेम शुरू होता है और मोकी पहले ही कुछ सेकंड में गोल कर देता है। सिर्फ गेम के आखिरी 8 सेकंड बचे होते हैं, तभी डेक्स को विनिंग गोल करने का मौका मिलता है। हालांकि उसे अपना खेला हुआ आखिरी मैच याद आने लगता है और वो परेशान होकर गेम को कुछ देर रोकने के लिए कहता है। टीम उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है और डेक्स गेम को फिर से शुरू करता है और वो किसी तरह गेम का विनिंग गोल कर ही देता है और आखिरकार मौके को हरा ही देता है। वहां बैठे सभी लोग भाग भाग कर उसको घेर लेते हैं और उसकी जीत के लिए उसकी तारीफ करने लगते हैं। मोकी उसके साथ अब इज्जत से बात करता है, जो उसने आज से पहले कभी नहीं की होती है। फिर थोड़ी देर बाद ही डेक्स माया को किस कर देता है। उसके बाद पूरी टीम बिग फेला से मिलने हॉस्पिटल जाती है और डेक्स जीते हुए पैसों से उसके हॉस्पिटल का बिल चुकाता है। फिर मूवी के आखिर में सभी एस्पेन पर एक खबर देखते हैं, जिसमें वो डेक्स को एक हीरो कह रहे होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली मूवी में एक और मजेदार मूवी के साथ। तब तक गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।